चलो आगे हम लोग आएंगे इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज के ही बारे में। यानी ये चैप्टर जो है ज्यामिति पर आधारित है। ज्यामिति कहने का मतलब ये होता है जिसमें आपका कोण रहे, भुजा रहे, ये सब का अध्ययन क्या कहलाता है? ज्यामिति। तो कोण और भुजा वाला जो है आपका इससे रिलेटेड या फिगर से रिलेटेड, आकृति से रिलेटेड वाला जो ब्रांच है वो है आपका ज्यामिति। तो ज्यामिति के अंदर ये फर्स्ट चैप्टर देखो, यही आउटलेट से आता हो जाओ हम खड़ा रहता है रे हैं। और फिर जाओ जाओ अभी जाओ बाहर, छिलगम्मा खेल फेंको अगला सब फेंको, फेंक दिया ना। चलो ठीक, आगे ध्यान दो, हल्ला नहीं समझेंगे। तो देखिए त्रिभुज आकृति के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर का नाम है त्रिभुज, इसको बोलते हैं ट्रायंगल्स। ठीक, तो त्रिभुज हम लोग सीखे हुए हैं। त्रिभुज का परिभाषा 9 क्लास के अंदर हम लोग सीखे हुए हैं कि त्रिभुज जो है वो क्या है? 3 रेखा खंडों से घिरी आकृति। 3 रेखा खंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये हम लोग का ये चैप्टर का नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। तो ये हो जाएगा आपका 3 रेखा खंडों से। रेखा खंड किसको बोलते हैं? जो छोटा छोटा पार्टिकल में आता है, यानी हाफ वे में चलता है। जैसे ये देखो, ये वाला है आपका, एक होता है रेखा, एक होता है रेखा खंड। समझो पहले से, रेखा वो होता है जिसका दोनों साइड बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा, उसको बोलते हैं रेखा। और यदि किसी के बीच में, यहां से आपका इसके बीच में दोनों सिरा को ब्लॉक कर दे तो ये कहलाता है रेखाखंड। जैसे ही इसका नाम होगा ए बी, ये रेखाखंड होगा, और इसका नाम होगा ए बी, ये रेखा होगा। तो एक रेखा होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? रेखा खंड होता है। तो रेखा एक होगा, एक हो जाए रेखा खंड। अरे तू सब पहले से आके बैठल क्या था मुझे, किधर वेट कर रहा था? पैजना ब्रांच तो सब जालिए निकल गए रे। जब पहले बुला लिया गया था क्लास में तो नहीं। आगे तो देखो, एक रेखा होता है, एक रेखा खंड होता है। तो 3 रेखा खंडों से घिरी आकृति को क्या बोला जाता है? त्रिभुज बोलते हैं हम लोग। यानी ये 3 रेखा खंडों से घिरा रहेगा, उसको बोला जाएगा त्रिभुज। तो यहाँ हम लोग को त्रिभुज का डिफिनेशन वगैरह नहीं पढ़ना है, इससे रिलेटेड कुछ और चीज पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पॉइंट से आगे। देखिए यहाँ 2 चीजें पढ़ना है, जल्दी एंट्री करो। आते रहता घुसते रहता, फिर देखो कैसे घुसता है। 2 एंट्री, एगो खाली है ना ये वाला रे, ये वाला खाली है, ले लो। आगे करो, थोड़ा सा आगे कर लो। ध्यान दो, अब बीच बीच में ऐसे खूट खाट कर रहा तो नहीं ज्यादा, जल्दी घुस। एक तो चैप्टर हार्ड वाला शुरू किए हैं, ऐसे करेगा तो कैसे होगा? अब देखो फिगर, यहां से हम लोग को पढ़ना है, 2 टॉपिक पढ़ना है। आकृति के बारे में पढ़ना रहेगा यहाँ पे, और 2 टॉपिक पढ़ना है। एक का नाम होगा समरूप और एक का नाम होगा सर्वांग सम। एक कहलाएगा समरूप और एक कहलाएगा सर्वांग सम। तो देखिए 2 वर्ड आएगा इसमें, और यही दोनों, पहला चैप्टर इसी पे आधारित है, समरूप और दूसरा सर्वांग सम। दोनों क्या कहता है? समरूप का मतलब देखो वर्ड से समझ में आ रहा है, सम का मतलब होता है समान, यानी एक जैसा, और रूप का मतलब होता है चेहरा, जिसका फिगर एक जैसा हो,
यानी एक जैसा फिगर वाला आकृति को हम लोग बोलते हैं समरूप। और इधर वाले का इसमें देखो ये वर्ड है सर्वांगसम। इसको तोड़ेंगे तो 3 वर्ड से मिलके बनेगा, सर्व, अंग और सम, ये 3 वर्ड है। तो सर्व का मतलब होता है सभी, अंग का मतलब होता है उसका पार्ट या हिस्सा यानी सभी हिस्सा, और सम का मतलब होता है समान यानी एक जैसा। ये दोनों में क्या अंतर है इसको समझिए। ये दोनों क्या कहता है, समरूप का मतलब हुआ कि जिसका एक जैसा चेहरा हो या एक जैसा फिगर हो, समरूप कहलाएगा। और सर्वांगसम का मतलब होता है जिसका सब कुछ बराबर हो, वो सर्वांगसम कहलाएगा। जैसे एग्जांपल समझो, हम लिए एगो त्रिभुज, ऐसे एक त्रिभुज एबीसी लिए, ए बी सी, और एक बड़ा त्रिभुज एबीसी लिए, और क्वेश्चन में अब यहां से एक पॉइंट बनाएगा और बोलेगा ये दोनों को फिगर में बताइए समरूप है या सर्वांगसम है। तो यहां देखना क्या होगा कि यदि सिर्फ फिगर एक जैसा दिखे, आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है। देखो यहाँ पे एबीसी एक त्रिभुज जैसा है, यहाँ पे भी त्रिभुज बना हुआ सेम जैसा, इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है। तो यदि आकार में अंतर हो रहा है लेकिन दिख रहा है एक जैसा, तो इसको हम लोग बोलते हैं समरूप। क्या बोला जाता है, समरूप। और यदि कोई ये त्रिभुज इतना बड़ा है, सेम टू सेम ए बी सी, और अगला त्रिभुज सेम टू सेम इतना बड़ा ही लिया गया डी ई एफ, तो बोला जाएगा, अब बोला जाएगा कि इस फिगर के बारे में बताइए कैसा फिगर होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, सर्वांगसम, जिसमें दोनों चीजें बराबर। इसमें कैसे भुजा दे देगा बराबर, कहे 3 4 5, यहाँ पे भी लिख देगा 3 4 5 और बोलेगा कि बताइए कैसा त्रिभुज है। तो कैसा हो जाएगा ये सर्वांगसम, जिसका सब कुछ बराबर, ई 3 तो ये भी 3, ई 4 तो ये भी 4, ई 5 तो ये भी 5, तो ये कहलाएगा सर्वांगसम। और यदि कोई फिगर आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ बड़ा छोटा रहे, बराबर एक जैसा मान का नहीं रहे, जैसे इसका भुजा हम मान लेते हैं 3 4 5 है, इसका थोड़ा बड़ा है तो मान लेते हैं 6 7 8 है। तो यदि फिगर एक जैसा दिखे लेकिन भुजा बराबर नहीं रहे तो उसको समरूप बोलेंगे। और यदि फिगर एक जैसा रहे और भुजा का मान भी बराबर रहे तो क्या कहलाएगा, सर्वांगसम। इसी पे पहला चैप्टर खत्म है। यानी जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसी बात का चर्चा है, कौन समरूप होगा और कौन सर्वांगसम होगा। समझ गया बात। यानी समरूप और सर्वांगसम में क्या होगा, तो समरूप वाला में डिफिनेशन क्या दोगे, अब लिखना भी तो है। जैसे तो समरूप किसे बोलेंगे, समरूप में बोलेंगे वैसी आकृति जो एक समान रूप का हो। हल्ला कर रही है, आवाज आ रहा है तक, जो एक समान रूप का है वो कहलाएगा समरूप। और जैसे इसमें वर्ड लगा रहेगा, ध्यान देना, क्या दे देगा, इसमें एक वर्ड देगा और वो देगा आपका सभी। यदि वनली सभी वर्ड लगा के जैसे लिखेगा सभी त्रिभुज डैश 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 क्या होते हैं, तो सभी त्रिभुज क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, तो एक जैसा दिखेगा, तो क्या कहलाएगा, सभी त्रिभुज वाला में लगा देगा। सभी वर्ड से पहचानना है कि सभी वर्ड यदि कहीं पे दिया रहे तो वो जो फिगर होगा उसमें भरने वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, समरूप होगा। अगला, यदि कहीं पे सर्वांगसम लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी समझे थे हम लोग, वैसा आकृति जिसकी भुजा बराबर हो, वैसा आकृति जिसका रूप एवं भुजा दोनों बराबर हो, रूप एवं भुजा दोनों बराबर हो, क्या कहलाएगा आपका, सर्वांगसम कहलाता है। जैसे एग्जांपल इसका लिखेंगे हम लोग, सर्वांगसम कहलाता है। इसमें वर्ड कोड वर्ड इसका क्या रहेगा, सभी लिखा रहेगा और साथ में एक और वर्ड ऐड करेगा, वो है समान, और साथ में लिखा रहेगा अमाप। अमाप का मतलब होता है मापे हैं तो बराबर, बराबर माप वाले सभी लिख देगा, ऐसे करके क्वेश्चन लगाएगा, सभी समान अमाप वाले वृत्त होते हैं डैश डैश डैश। तो सभी लिखा रहेगा तो समरूप, और सभी समान अमाप यानी सब कुछ उसका फिगर का मेजरमेंट बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम का कोड याद रखेंगे सभी समान अमाप वाला, और समरूप का कोड याद रखेंगे सभी समरूप, मतलब सभी वर्ड यदि आएगा तो समरूप होगा, और यदि सभी समान अमाप वाला वर्ड आएगा तो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं
और बताना कि कौन समरूप होगा और कौन सर्वांगसम होगा। जैसे ये देखो, एक यहाँ पे ऐसे लिख देगा 6 7 8 और यहाँ पे भी ऐसे लिख देगा 6 7 8। बताओ कौन सा फिगर होगा ये? इस फिगर को क्या बोलेंगे? सर्वांगसम। दोनों चीजें बराबर रहेगा तो ये हो जाएगा सर्वांगसम। अगला देखो, अगला एक फिगर ऐसे दे देगा 4 4 4 4। अगला इसी से रिलेटेड एक फिगर दे देगा 6 6 6 6। अब बोलेगा ये फिगर बताइए कैसा है? हमेशा समरूप और सर्वांगसम दो फिगर एक साथ आएगा, इस बात का ध्यान देना। दो फिगर एक साथ आएगा, वो मतलब उसमें तुलना करके बताना है क्या है। तो यहाँ देखो ये 4 4 था, इसका फिगर ऐसे था, इसका फिगर ऐसे थे, इसका भी चारों भुजा बराबर, इसका भी चारों भुजा बराबर, लेकिन इसका चारों भुजा का मान 4 है, इसका 6 है, तो इसके भुजा में अंतर आ गया, यानी इसके मान में अंतर है। तो मान में अंतर है तो सर्वांगसम नहीं होगा, क्या होगा? समरूप होगा। और यदि ऐसे लिख दे कहीं पे हम लोग को कि एक फिगर ऐसे बना के दे और एक फिगर ऐसे बना के दे, अब बोलेगा ये बताइए कौन सा फिगर में आएगा? तो ना तो समरूप होगा और ना ही सर्वांगसम, ये दोनों नहीं होगा। ना समरूप यानी एक जैसा दिखना चाहिए फिगर, ये है चतुर्भुज, ये है वृत्त, तो नहीं होगा, और ना सर्वांगसम, ऐसे समझिए ये वाला, ये दोनों नहीं होगा। और एग्जांपल लेते हैं अभी, एक कुछ नहीं मतलब वो हमारे मैथ के दायरा में नहीं आएगा। अगला नेक्स्ट है कि कोई ऐसे लिखा रहेगा वृत्त का त्रिज्या 6 है, वृत्त का त्रिज्या 8 है। बताओ कौन सा में जाएगा? समरूप में चला जाएगा, एक जैसा फिगर दिखेगा, समरूप हो जाएगा। एक अगला, एक ऐसे लिख देगा 4 4 4 4 और यहां पे ऐसे लिख देगा 6 4 6 4। अब बोला जाएगा बताइए किसमें है? पहला बात तो सर्वांगसम में है, सर्वांगसम में सभी अंक बराबर होते हैं, ये तो नहीं है। समरूप में जाओ, समरूप होने के लिए एक और कंडीशन है, इसका जब चारों बराबर तो इधर भी चारों बराबर मिलना चाहिए था। ये चारों बराबर भुजा को क्या बोलते हैं? वर्ग। आमने सामने के बराबर भुजा को क्या बोलते हैं? आयत। तो ये वर्ग है और ये आयत है, फिगर मैच नहीं कर रहा है, तो ना ये समरूप होगा और ना ही सर्वांगसम होगा। ना समरूप और ना सर्वांगसम, बस यही वर्ड जानना था, इतना हम लोग को जानना था, ये चैप्टर हो जाएगा क्लियर। ठीक, अभी चैप्टर पे लाते हैं, लेकिन इसके पहले एक और पॉइंट ऐड करना होगा। अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो कोई भी आकृति है ना, तो उसको समरूप होने का शर्त बनाया गया है। यहाँ पे आकृति का समरूप का शर्त, पॉइंट हेडिंग लगाएंगे, आकृति के समरूप होने के शर्त। समरूप होने के शर्त, क्या शर्त है कि समरूप होगा? तो इसके दो शर्त हैं। पहला देखो, इसका भुजा क्या होना चाहिए? बहुभुज के, ऐसे पॉइंट लगा देते हैं, बहुभुज के सभी भुजा समानुपाती होनी चाहिए, सभी भुजा समानुपाती होनी चाहिए, होनी चाहिए। और दूसरा एक और पॉइंट आएगा, संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। दो पॉइंट से हम लोग तय करेंगे। देखो यदि कोई यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज यहाँ पे ऐसे है, यहाँ 6 है 8 है 10 है, यहाँ पे है 4 है 3, यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग, 6 है तो इसको ऐसे कर दो, 3 कर लेते हैं, ठीक है, 4 है, यहाँ पे 5 है। देखो यहां से समझेंगे हम लोग, कोई भी दो मतलब जो आपका दो फिगर है, कहेगा कि कैसे समरूप होता है, ये बताइए कि समरूप होने का शर्त क्या है। एक तो हम लोग ऑलरेडी देख के पहचान जाते हैं कि समरूप है, क्योंकि एक जैसा फिगर है। मान लेते फिगर नहीं दिया, तब कैसे पहचानेंगे कि इसका समरूप है कि नहीं? तो समरूप होने के दो शर्त क्या होंगे? पहला, संगत भुजाएं समानुपाती। ध्यान देगा, ये देखो ये भुजा 6 है, ये भुजा 3 है, तो 6 का कितना हुआ? आधा। अगला भुजा देखेंगे 8 का आधा है कि नहीं। यदि एक भुजा कोई भी आपका जिस अनुपात में चल रहा है, यदि इसका आधा हो रहा है, तो हर एक भुजा आधा होना चाहिए। तो 8 का आधा 4, 10 का आधा 5, तब ये क्या हो जाएगा? समरूप होगा। उसके अलावा संगत कोण बराबर, संगत कोण किसको बोलते हैं? वैसा कोण जो एक जैसा दिखे। जैसे यहाँ पे एक फिगर है,
ए बी सी, तो ये ऊपर का कोण है, तो इसके ऊपर का कोण यदि कोई त्रिभुज ऐसे है डी ई एफ, तो इसके ऊपर का कोण आपका समझोगे ये वाला है, तो इसको बोलेंगे ई, दोनों को बोला जाएगा संगत कोण। ई कोणवा वाला कोण और इसका ई कोणवा वाला कोण, ये दोनों को बोला जाएगा संगत कोण, और इस कोण वाला का कोण और इस वाला का कोण बोला जाएगा संगत कोण। तो दो ही कंडीशन याद रखना है कि क्या होगा, कोई भी त्रिभुज समरूप कब होगा, जब या तो उसके भुजा जो होंगे समानुपाती हो, या उसके कोण क्या हो, संगत कोण हमेशा बराबर हो, तब क्या होगा, समरूप होगा। बस इतना पॉइंट हम लोग को याद रखना था, यही वाला पॉइंट है, ठीक समझ गया। ये बस ये इसको ऐसे लिख देना है, क्या होना चाहिए, भुजा क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, और समानुपाती मतलब समान अनुपात में होनी चाहिए, और उसके अलावे संगत कोण, दूसरा पॉइंट में चलेगा, संगत कोण बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। चलो अब तो हो गया, यहाँ पे ये वाला पॉइंट रखेगा, ये वाला अभी उसमें आएगा, ऐड होगा। अब एक बात बोला जाए हम लोग को कि कोई आदमी है, उसका एक फोटो खींचे, ध्यान दो, कोई आदमी है उसका हम फोटो खींचे, फोटो है एक छोटा आकार का फोटो है, और उसी में आपका एक नैरेटिव बड़ा करके आकार का फोटो है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक, एक आदमी जैसे कि कोई यहां से अभी समझोगे वो स्टूडेंट फोटो खिंचाया, तो एक बोलते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, और एक को बोलते हैं हम लोग एम साइज एल साइज फोटो आता है, ठीक, जो फ्रेम साइज बोला जाता है। तो एक फोटो आपका खिंचाया गया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे दिया था कि कोई बच्चा आपका स्टूडियो या फोटोग्राफर से एक फोटो खिंचाता है, उसमें से एक छोटा आकार का फोटो पासपोर्ट साइज का फोटो खिंचाता है और एक बड़े आकार का खिंचाता है, तो बताइए वो जो दोनों फिगर होगा या दोनों फोटो होगा वो कैसा होगा, समरूप या सर्वांग? छोटा है, बड़ा है, सेम आकार का है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, समरूप। ये क्वेश्चन आया हुआ था, किताब में तुम्हारा नहीं है ये वाला, तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आते जो बाहर से दे देता है। एक क्वेश्चन आया था कि एक 5 साल का बच्चा का सेम फोटो पासपोर्ट साइज में, और एक 55 साल का उसी का सेम साइज का फोटो, बताइए कौन सा फोटो में आएगा, मतलब कौन सा आकृति में आएगा? एक 5 साल का है और उसी का 55 साल का है? किस में जाएगा, पहले बताओ, समरूप होगा कि नहीं? एक जैसा दिखेगा फिगर, समरूप क्या कहता है, फिगर एक जैसा दिखना चाहिए, भले बड़ा छोटा हो जाए, लेकिन जब आदमी बड़ा होगा 5 साल की उम्र में जैसा दिखता है 55 साल की उम्र में दिखेगा, तो ना तो ये समरूप होगा ना सर्वांग समरूप। यही बात ध्यान रखना है, यदि एक ही एज का 2 फोटो का बड़ा छोटा कहा जाए तो हो जाएगा समरूप, और यदि बोला जाए कि अलग अलग एज का फोटो का साइज सेम में रखे तो भी ना समरूप होगा ना सर्वांग सम होगा। तो बस इतना पॉइंट था हम लोग को। अब देखो चैप्टर में आते हैं। चैप्टर है त्रिभुज। देखो नहीं लग रहा है खतरनाक, इस चैप्टर है खतरनाक है, पूरा सबसे खतरनाक चैप्टर पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। उसमें पहले लास्ट में पढ़ाते थे, अभी चलो भरना है, अभी सिखाए थे। जब सभी वर्ड लग के आए, वनली सभी वृत्त लिखा हुआ क्या होगा, सर्वांगसम या समरूप? तो सभी वर्ड वाला लग के आएगा तो हम लोग सीखे हुए हैं क्या हो जाएगा, समरूप। तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या, समरूप। तो पहला का आंसर क्या करोगे, समरूप। भरना है सभी वर्ग, क्या होगा, सभी वर्ड लग रहा है, समान लगा देता, सभी समान अमाप वाला वर्ग लिखता तो हो जाता सर्वांगसम, खाली सभी वर्ड लगाया है तो क्या होगा, दूसरा का आंसर भी समरूप। फिर तीसरा, अब यहां पर देखो पॉइंट आया है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, ये बात तो लिख दिया, लेकिन कह रहा है कौन सा वाला त्रिभुज। तो यहां पर है 2 त्रिभुज, एक कह रहा है जिसका 2 भुजा बराबर हो और एक कह रहा है जिसका 3 भुजा बराबर हो। तो इसमें समबाहु त्रिभुज वाला एक जैसा दिखता है। ध्यान दो, त्रिभुज में बोलेगा ना कि सभी त्रिभुज समरूप है तो नहीं होगा, कारण समझो। एक फिगर देख रहा है कैसे लग रहा है,
और एक त्रिभुज हम ऐसे बनाए, तो दोनों का फिगर एक जैसा मैच नहीं करेगा, ध्यान देगा। तो ये 90 डिग्री वाला एक भुजा इसमें आ जाता है, और ये समकोण त्रिभुज है, और ये एक ऐसे ही जनरल त्रिभुज है। तो समकोण है, जनरल है, तो दोनों एक जैसा नहीं दिखेगा, तो ये समरूप नहीं होगा। लेकिन बात आई समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु दोनों का भुजा बराबर रहेगा, ये 6 6 6 रहेगा, तो ये 8 8 8 भी रह सकता है। तो समबाहु त्रिभुज वाला जो होगा वो हमेशा क्या दिखेगा, समरूप दिखेगा। बाकी अलग अलग त्रिभुज का यदि पूछ लिया जाए तो क्या दिखेगा, आपका समरूप नहीं होगा, तो देगा ही नहीं क्वेश्चन वो, कि सभी त्रिभुज लगा के नहीं देता है कभी भी समरूप वाला नहीं, क्योंकि ना तो समरूप होगा ना सर्वांग होगा, आंसर उसका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट में क्या भरोगे, समबाहु त्रिभुज। तो पहला पहला वाला भरा गया, दूसरा वाला भरा गया, तीसरा, चौथा आ जाओ। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, अभी सिखाए थे। यदि उनके संगत कोण क्या हो, संगत कोण में पढ़े थे अभी, बराबर हो और संगत भुजा, ये दोनों में से भरना है, देख लो। बराबर और समानुपाती दो जगह खाली था, तो संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा समानुपाती हो, बस इतना इसमें भरना था। तो पहला का चौथा तक हो गया कंप्लीट, आपका यही पॉइंट था, तो चौथा हो जाएगा आपका कंप्लीट। अगला देखो, अगला हम लोग को बनाना नहीं है मैथ, इस मैथ में आपका क्या करना है, अरे ये तो गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कैसे हुआ है, देखो मक्खी आके बैठ गया, वही गड़बड़ा दिया। ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। फिनाइल लगता है मारना पड़ेगा, बहुत सारा मक्खी आ गया है। क्या विश्वकर्मा जी का मक्खी से की लेन देन, उनका पूजा उस टाइम होना जिधर होगा उस टाइम ना। आज सुबह से तंग कर रहा ज्यादा ही, एगो मक्खी की मराया है, लगता है उसका गैंग आ गया, एगो मार दिया था मक्खी, जब बुढ़वा पे था तो चाप के मार दिया, तब से हमला ही हमला कर रहा है। मैच देखे ल तैयार है ने, चलो फिगर सब कुछ सेव है। चलो चौथा आगे बताओ, अगला क्या करना है, अगले मैथ में एग्जाम्पल देना है कि समरूप आकृति का एग्जाम्पल दीजिए, कैसे दोगे,
एगो छोटा बनाना सेम चीज, एक उसी का क्या कर देना बड़ा, क्या हो जाएगा समरूप। थोड़ा गोली बनाना, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर वाला, लिख देगा आई, लिख देगा आपका 6 सेंटीमीटर वाला। समझ गया, आंसर कर देगा। कहेगा समरूप आकृति का बनाइए। जैसे देखो समरूप आकृति का बनाने के लिए दो दो एग्जाम्पल, तो एक वही वाला बना दिए, एक वाला सेम वाला बना देना, एक ऐसे कर देना, इसका 6 6 6 बैठा देना, और उसी का बड़ा वाला 8 8 8 ऐसे करके बैठा देना, आंसर हो जाएगा। समरूप वाला में क्या करना है, एक जैसा फिगर बना के बड़ा छोटा दिखा देना है बस। तो ये बोला जा रहा था बनाने के लिए, मैथ नहीं है, बस एग्जाम्पल देने के लिए बोला जा रहा है। तो समरूप वाला हो गया। और कहा जा रहा है ऐसी आकृति दो को बनाइए जो समरूप हो, यानी समरूप नहीं हो। तो कैसे बनाओगे, ये हो गया दूसरा का पहला और दूसरा का आंसर बता दिए। पहला का 2 आंसर हो गया, अब दूसरा का 2 आंसर बता दो। तो एगो वृत्त बना देना, समरूप नहीं कह रहा है तो कुछ भी बनाओ, एगो बनाना वृत्त, एगो बनाना चतुर्भुज, क्या हो जाएगा असमरूप। क्लियर हो गया, इतना तो समझ रहा है ये बात को, समझ रहा रे, हाँ कह रहे हैं। देखो एक बात ध्यान दो, सर्वांगसम वाला को समरूप माना जाता है, ओकरे भाई है। चलो तीसरा बताओ, तीसरा फिगर देख के बताओ समरूप है या सर्वांगसम है। तीसरा वाला फिगर देख के बताओ, चैप्टर खत्म हो गया। देखो तो समरूप है, अरे क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस दिख रहा है, देख रही हो, समरूप है। समरूप के लिए एक जैसा फिगर, ये टेढ़ है। अब देखो कहां बैठा रे, फिर वो गड़बड़ करा, देखो बताओ, देखो ध्यान दो, इसका सब 90 डिग्री है, इसका कौन एंगल पते नहीं है, समरूप है। अब होता तो ये सर्वांगसम होता, नहीं मतलब जैसे एक जैसा फिगर बनाता, नहीं तीनों दिया हुआ है, माप दिया हुआ है, इसका सर्वांगसम नहीं होता। लिखेंगे ना समरूप नहीं है। समरूप कब होता, जब ही देखो तिरछा ना लिख के ये हम सीधा सीधा लिख देता, ऐसे कहता 1.5 1.5 1.5 1.5, इधर लिखा रहता 3 3 3 3, तो क्या कहलाता ये, हाँ कौन का मान एक में दिया हुआ एक में नहीं है, तो क्या होगा समरूप नहीं। पहला चैप्टर हम लोग का यहीं पे खत्म हुआ। क्या करना, पहले नोट करो, यहां से पहले उतारो, दूसरा चैप्टर में इंटर कर जाएंगे आज। हाँ देखो ना मेहनती है, ये सब परम सुंदरी बने, अच्छा चक्कर में आगे। अब ध्यान दो, है ना टाइम, एक मैथ आगे देखो। अब हम लोग का अगला जो चैप्टर है एक थियोरम पर आधारित है। अरे हल्ला नहीं, अब हल्ला बंद करो, हटाओ दोनों के, चलो इधर इधर साइड में आओ। ज्यादा थी करे तो इससे उलट दो, इधर पीछे से उलट जाएगी, इधर 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 पढ़ेगा नहीं भी हल्ला करते रहते सब। अरे लड़का ध्यान दो, अब अगला टॉपिक एग्जाम में इस बार नहीं आया है, इसके पहले वाला में आया था, थेल्स पर में 5 नंबर के लिए प्रूफ करने के लिए आता है। अब एक गणितज्ञ आएंगे जिसका नाम है थेल्स, ठीक, ये रहने वाले कहाँ के हैं, यूनान के, ग्रीक एक देश है वहां के रहने वाले ये आदमी है यूनान। इन्होंने ही ये वाला जो मैथ है ना, टोटल ये चैप्टर में लगभग 80% मैथ का कवर यही किए, यानी बनाए हैं। तुम लोगों तो मन करिए रहा होगा स्पोकन देवे के,
कि जे मन से आता खाली ये बना रहा वो बना रहा। तो थेल्स जो है यूनान के रहने वाले गणितज्ञ थे। इनका एक प्रमेय है, रहने वाले गणितज्ञ थे। ध्यान देगा। अरे हल्ला कर रहा है बीच बीच में कहीं पे, किताब बंद करो ना, किताब से मतलब नहीं है वे। तो एक थियोरम दिए जिसको सबको याद करना है। ठीक, मेरा गला भी लग रहा है, भसते जा रहा है। इन्होंने क्या कहा समझिए, हल्ला नहीं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ कहा, क्या कहा है उसको जानना है, ध्यान दो। इन्होंने कहा कि एक त्रिभुज के आधार के समांतर त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली भिन्न भिन्न बिंदुओं से एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज के अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थ्योरम का है, याद होगा, याद करवा लेंगे। रुको, पहले यहां पे लिख रहे हैं इधर हम लोग, किसी त्रिभुज के आधार के समांतर किसी त्रिभुज के आधार के समांतर एक रेखा किसी त्रिभुज के आधार के समांतर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अन्य भुजाओं के प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो वह अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समझो ये क्या कह रहा है, पहले समझाते हैं। देखो, यही थेल्स पर में है, एग्जाम में आएगा, पहले लिखने के लिए आता था, अब नहीं आता है। तो समझिए क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज का, इसको बोलते हैं आधार, तो किसी त्रिभुज के आधार के समांतर, आधार है तो समांतर मतलब समान दूरी पे या फिर कहीं पे भी जाके, तो आधार के समांतर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा जो अन्य दो भुजा, जैसे त्रिभुज का एक भुजा ये आधार हो गया और इस त्रिभुज का अन्य भुजा ये दोनों हो गया, यानी यहां पर एक रेखा खींची जाए तो ये क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। यदि हम त्रिभुज ले ले ABC और इसके बीच वाला पार्ट को हम DE मान ले तो ADE बटा DB उतना ही होगा जितना इधर वाला AE बटा EC होगा। यानी यहां से लेके यहां तक का रेशियो, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक के रेशियो के बराबर होगा। यही है थेल्स प्रमेय। तो फिर से ध्यान देंगे हम लोग, त्रिभुज आधार के समांतर, ऐसा नहीं तो फिर इसको छोटा बनाओ, डेफिनेशन ही बड़ा वाला है, हम लोग बोलेंगे या फिर इसको लिखते हैं इस तरह से, छोटा करते हैं इसको। ठीक, त्रिभुज के आधार के समांतर, ये वाला बोलना है सबको। त्रिभुज के ले आधार लिखेगा तो ये लिख दे रहे हैं, कभी कभी मेरा वाला भी दिक्कत हो जाता है। त्रिभुज के आधार के समांतर खींची गई रेखा जो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समान अनुपात में विभक्त करती है, प्रतिच्छेद करती है, समान अनुपात में विभक्त करती है। बस इतना थेल्स प्रमेय कहलाता है, थेल्स प्रमेय कहलाता है। चलो फिर से, त्रिभुज के आधार के समांतर खींची गई रेखा
जो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर छेद करती है, समान अनुपात में विभक्त करती है। हेल्स पर में गलत है। देखो बोर्ड पे